गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है इसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की हेल्प लेनी होती है। तो हमने लास्ट की क्लास में ही ये डिस्कस किया था और डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है वो भी हमने कर लिया था, पर हम अभी रिपीट कर रहे हैं कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑन ए अकाउंट ऑफ। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास में फिक्स एसेट्स है, जैसे कि मशीन्स है हमारे पास में, इस मशीन को कंटिन्यूसली हम अगर यूज करते रहें, ठीक है, जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर लंबे टाइम तक हम यूज करते हैं एक मशीन को, तो धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ इसका जो वैल्यू होता है वो ऑटोमेटिक ही रिड्यूस होता रहता है, ऑटोमेटिक ही कम होता रहता है, उसके वैल्यू में रिडक्शन होना। तो वही हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन, यानी कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू का रिड्यूस होना ही डेप्रिसिएशन है। और ये वैल्यू रिड्यूस कैसे होती है, इसको हमने 3 इसके पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा नॉर्मल, वियर एंड टियर, यानी कि सामान्य टूट फूट, छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज कई बार हमारा अचानक से किसी भी गुड में ज्यादा ही नुकसान हो जाए। और नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस हमने कल नेक्स्ट उसमें डिस्कस किया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि ऑब्सोलेंस मतलब कि वो आउटडेटेड हो जाती है, मार्केट से बाहर हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। तो ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, या तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक है मार्केट से बाहर हो जाती है, या फिर हमारी उस गुड की डिमांड नहीं रहती, जैसे हमारे अब फैशन में नहीं है, या फिर हमारा उसके लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, इन वजह से वो गुड हमारा मार्केट से बाहर हो जाता है। जैसे मशीन्स है, एग्जांपल दिया था कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक प्रकार का मशीन तो है, ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपका कलर टीवी आने लगा, तो जो पुराना टीवी था, पुरानी मशीन थी, वो आउटडेटेड हो गई। तो इस वजह से किसी भी फर्म को लूज होता है, तो वो हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब हमारी बात कर रहे हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम फाइंड करेंगे अगर नेट इन्वेस्टमेंट से, तो इस नेट इन्वेस्टमेंट में हम प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो हमारा क्या आता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, किसी भी नई मशीन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। ठीक है, तो नेट और ग्रॉस, नेट वैल्यू में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमारी क्या मिलता है, हमें ग्रॉस वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू हमारी ज्यादा है, नेट वैल्यू हमारी कम है। ठीक है, तो जैसे नेट इन्वेस्टमेंट हमारा 100 रुपीज का है और डेप्रिसिएशन यानी कि उस वैल्यू, कोई भी मशीन है उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट हुआ 20 रुपीज में, तो टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा 120 का होगा। एक तो नई मशीन लगाई, पहले से ऑलरेडी मशीन लगी है, उसमें हमने 20 रुपए खर्च किए हैं, वो भी हमारा एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगर उस मशीन पे हम खर्च ना करें, ऑलरेडी लगी हुई है, नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है, थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है, उसको ठीक नहीं करेंगे तो मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो मशीन को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए जो छोटी मोटी टूट फूट होती है, नॉर्मल टियर्स एंड वियर्स होते हैं, उस पर कुछ स्पेंडिंग करनी होती है, उस एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं। और एक नई मशीन हमने लगाया है, एक न्यू मशीन को हमने इम्प्लीमेंट किया है, इन्वेस्ट किया है, तो उस पे हमने 100 रुपीज खर्च किए हैं, तो टोटल हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 120। ओके, क्लियर। तो ग्रॉस हमारा अमाउंट होता है वो ज्यादा रहेगा, नेट अमाउंट हमारा कम रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यानी कि स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगेन कैपिटल यहाँ पे हमारी क्या है,
फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में हमने मशीनरी का ही नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं हम। तो हमारी एक पहले से ऑलरेडी 2 मशीन लगी है, तो कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि आउटपुट इंक्रीज करे, तो पहले 2 लगी हुई है और 2 न्यू वो मशीन लगाता है, इम्प्लीमेंट करता है, देन टोटल हमारी कितनी होगी 4। तो यही बात है इसमें कि जो हमारा इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ध्यान में रखना अकाउंटिंग ईयर यानी कि 1 ईयर का टाइम पीरियड, और इंडिया में 1 ईयर का टाइम पीरियड कितना हमने डिसाइड किया है पहले वाले वीडियो में बताया है। आप मेरे को कमेंट में मेंशन करके बताओगे कि हमारा इंडिया में जो 1 ईयर का यानी कि अकाउंटिंग ईयर लेते हैं तो वो कब से कब तक का टाइम है। तो नेट इन्वेस्टमेंट है हमारा इक्वल्स टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, तो ग्रोस बिग है, नेट स्मॉल है, तो स्मॉल में हम कुछ ऐड करेंगे तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर स्मॉल पार्ट निकालना है हमें किससे, बड़े पार्ट से, तो कुछ ना कुछ डिडक्ट करना होगा। ठीक है, तो सपोज 120 हमारा क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, और डिप्रिसिएशन में हमने कितना लिया था 20, तो माइनस 20, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 100, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है वो है हमारा स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कौन सा है, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। तो स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे हम नेशनल इनकम को लेंगे तो ध्यान से समझना। मीनिंग ऑफ स्टॉक, इट इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज द इम्पोर्टेंट। स्टॉक कंसेप्ट है, अगर उसको हम मेजर करते हैं तो इट मीन्स कि इट इज ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, स्टॉक होगा। ठीक है, एग्जांपल है जैसे ऑन ए January 1st 2019 देयर में बी ₹20,000 इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि पर्टिकुलर डे कौन सा है 1 जनवरी 2019, उसी 1 जनवरी को ही हमारे बैंक में इतने रुपए हमारे अकाउंट में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, एक निश्चित समय है, तो उसी समय पे हम मेजर करते हैं, तो ये हमारा क्या है, स्टॉक वैल्यू। ठीक है, तो अनदर जो एग्जांपल है जैसे कैपिटल हुआ, कैपिटल यानी कि मशीन है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मशीन है, तो इसको ये तो है नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे बाद में हम बढ़ा देते हैं, तो बहुत ही लास्ट टाइम चाहिए होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में हमारे पास में कितनी मशीन है। ठीक है, तो स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी हमारे कंट्री में। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में टोटल मनी कितनी है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल इज द गुड एग्जांपल ऑफ ए स्टॉक वेरिएबल। ओके, क्लियर है कि स्टॉक क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे। ठीक है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अगर चेंज टाइम आ जाता है तो वो हमारा स्टॉक नहीं रहेगा, वो हमारा फ्लो हो जाएगा। तो स्टॉक का मतलब होल्ड करके रख रहे हैं, तो होल्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हो सकता है, जैसे टाइम चेंज तो हमारा जो जितना अमाउंट है वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो स्टॉक नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फ्लो। अब व्हाट इज द फ्लो, फ्लो क्या होता है, ए फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम देन स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम देन फ्लो। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि हमारा चेंज को बताता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, यू मे बी गेटिंग ₹1,500 पर मंथ एज ए पॉकेट अलाउंसेस। ठीक है, पर मंथ एक महीना यानी कि 30 डेज, तो पर मंथ है आप 30 डेज में आप पर मंथ आप ये इतना अमाउंट लेते हो, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, एक लंबा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जहां पे चेंज की बात आ जाती है तो वो हमारा फ्लो कंसेप्ट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है इनकम। इनकम हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे सैलरी अर्नर पर्सन हो या फिर कोई ऐसे ही लेबर है वो काम कर रहा है तो उसकी इनकम चेंज। एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन है, ये भी हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, कंजम्पशन आर ए नोटेबल
तो कंजम्पशन है वो इट इज ऑल्सो चेंज, क्योंकि एक्सपेंडिचर चेंज तो कंजम्पशन चेंज। तो ये सारे हमारे किसके हैं, फ्लो वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक क्या है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, फ्लो को हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे, चेंज ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी, व्हाट इज द इकोनॉमी? एनी स्टूडेंट राइट द डेफिनेशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं? ठीक है, तो फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक इज ए ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर। कितने सेक्टर में? 4 सेक्टर में हमारी डिवाइड होती है। 4 सेक्टर में मैक्रो लेवल पे हम बात करते हैं। तो कौन कौन से 4 सेक्टर है ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर सिंपल इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हाउस होल्ड सेक्टर इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जितने कंज्यूमर है या हमारी फैमिली है उनको हम इंक्लूड करते हैं किसमें? हाउस होल्ड सेक्टर में। और नेक्स्ट आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम, ठीक है, कंपनी। ठीक है, जो कंपनी है, यूनिट्स है, फर्म्स है, वो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है। और आपकी हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा है? जो हमारे कंज्यूमर या फैमिली है जो गुड को कंज्यूम करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, देन हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर अगेन गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर वर्क करता है। ठीक है, वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। तो गवर्नमेंट दोनों ही तरफ से काम कर सकती है। हमारे इंडियन इकोनॉमी में हमें पता है कि गवर्नमेंट हमारे कुछ वेलफेयर पर्पज के लिए भी वर्क कर रही है, गवर्नमेंट हमारे कुछ डेवलपमेंट पर्पज के लिए भी वर्क करती है। तो ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है द एक्सटर्नल सेक्टर, ऑल्सो कॉल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर ऑल्सो कॉल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज विच आर related to export and import of a goods and a flow of a capital between the domestic economy and the rest of the world. Okay, कि एक्सटर्नल सेक्टर में हम किन किन को इंक्लूड करते हैं? जैसे कि हमारी इंडिया है, इंडिया का एक्सपोर्ट हम करते हैं या फिर हम इंपोर्ट करते हैं? इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है किससे? चाइना से, अमेरिका से, जापान से। ठीक है, कई सारी कंट्री है। तो इन डिफरेंट कंट्री के साथ में इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं, तो वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर में। क्लियर? सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, देयर इज द 4 सेक्टर। फर्स्ट इज द हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज द प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड इज द गवर्नमेंट सेक्टर एंड लास्ट द एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, आई थिंक क्लियर इट। ओके।